या इसके अंदर जो सब्सटेंसेस है, इसके डाइपोल्स दो वे में अलाइन हो सकते हैं, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट। या प्रॉपर्टीज में हम करेंगे कि जैसे डायमैग्नेटिक में हम लेते हैं कि डाइपोल मूवमेंट इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पैरा और फेरो में इट्स इन द सेम डायरेक्शन। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब डाइपोल्स अगर अलाइन हो जाएंगे तो दे विल जनरेट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली हम लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एटम है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। पर अगर कोई मेरे पास अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, बी इट ऑफ एनी नेचर, अगर मेरे पास अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है तो उसके एटम्स जब को हम लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम प्लेन्स। इलेक्ट्रॉन्स के प्लेन पैरेलल नहीं होते, वो रैंडम प्लेन्स होते हैं। रैंडम प्लेन्स होंगे तो हर एटम अपना मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट करेगा भी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो ड्यू टू दोस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी ओनली ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल की। अगर इसमें अभी मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई, मैंने जो इसमें मटेरियल इंसर्ट किया है, अगर ये अभी मैग्नेटाइज नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इनिशियली सिर्फ सोलेनॉइड के कारण होगी। पर जब ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगी दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल प्लस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स व्हाटएवर डायरेक्शन दे मे अलाइन। तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज द बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, जिसके कारण भी आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हो, एंड दिस इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। दिस इज ड्यू टू करंट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगा। अब अगर सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट का मैग्नेटिक फील्ड है, तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाएगी। पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बिकॉज मैग्नेटाइजेशन इस फॉर्म में होती है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब उसके लिए हमने दो टर्म्स नहीं ऐड करनी है। वन इज रेफर्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m का मतलब होता है dipole moment per unit volume. Sometimes it's also referred as I. I या कैपिटल M दोनों से डिनोट होती है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ये स्टेप है ना। NI ये क्या होगा, करंट इनटू एरिया वेक्टर क्या होता है, करंट इनटू एरिया वेक्टर इज magnetic moment. current into area vector is dipole moment for one atom. n atoms हैं तो NIA कर दिया मैंने, तो NIA हो जाएगा कि अगर मतलब n coils हैं तो एक की मैग्नेटिक मोमेंट आई है, n coils हैं तो NIA। L into A is Volume. तो ये बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही है। इसको हम लिख देंगे दिस इज B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H। H is referred as magnetizing field intensity and magnetizing field intensity किसके इक्वल है, it's dipole moment per unit volume of a substance. Similarly हमने कहा कि अगर करंट कैरिंग कॉइल के कारण हम म्यू नॉट H लिख रहे हैं, जो मैग्नेटाइजेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लिख देते हैं Bm is equals to म्यू नॉट M। आप वेक्टर साइन भी डाल सकते हो दोनों पे।
यहाँ पे भी कर सकते हो ऐसे, because it's a vector relations. Bm is equals to mu naught m. यहाँ पे जो h है ये कौन सी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है? दिस इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू करंट। और यहाँ पे हम कह रहे हैं दिस इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स। मतलब ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, जो करंट फ्लो कर रही है उसके कारण। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लिखी है, दिस इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड दिस सब्सटेंस। ये डिफरेंस समझ में आया दोनों में कि एक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हम ले रहे हैं करंट फ्लो इन द सोलेनॉइडल कॉइल के कारण, और ये वाली हम ले रहे हैं अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस के कारण। तो मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट H प्लस M। आप लॉजिकली सोच के देखो, ये जो M है ये किस रीजन से आ रहा था? अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो ये हमेशा H के प्रोपोर्शनल ही होगा। जो सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रही है, H बेसिकली क्या आ रहा है? अगर यहां से देखो H जो आ रहा है वो मेरे पास Ni के इक्वल आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। यहां से देख लो, बिकॉज बाकी टर्म तो कट जाएंगी, ए कट जाएगा, n/l स्मॉल n है, तो Ni को हम लिख रहे हैं H। फॉर्मूला था म्यू नॉट Ni, उसको मैंने म्यू नॉट H लिख दिया, मतलब H Ni के इक्वल है। अब नंबर ऑफ टर्न्स जितने क्लोजली पैक्ड होगा सोलेनॉइड, और करंट जितनी ज्यादा फ्लो करेगी, डाइपोल्स के अलाइनमेंट भी उतनी ज्यादा होगी। तो हम कह देते हैं M इज प्रोपोर्शनल टू H, और यू कैन राइट दिस एज M इज इक्वल्स टू chi H। ये जो टर्म है chi, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मींस the ability of a given substance to get magnetized when external field is applied. That is the measure of that, कि how susceptible a given substance is. तो इधर मैं इसको अगर सब्स्टिट्यूट करूं, आई कैन राइट इट एज म्यू नॉट or you can say B is equals to अब इस फॉर्मूला पे आओ। ये जब फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसमें कॉइल के अंदर एयर वैक्यूम था या कोई मीडियम था? वैक्यूम। अगर मीडियम होता तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? ये सब तो मैंने अभी बताया ना। अभी तक हमने जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमने क्या कहा था? अगर मीडियम है तो म्यू नॉट की जगह क्या हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर या म्यू एम। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, या तो म्यू एम इंटू एन आई, या म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन आई। और एन आई किसके इक्वल है? इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करें तो म्यू आर किसके इक्वल आ रहा है? 1+5। काई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये वेक्टर रिलेशन है। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं विच आर repelled by external field, or their dipoles align opposite to the field. ये डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, ये फील्ड अप्लाइड का मेजर है। अगर डाइपोल्स ऑपोजिट अलाइन होंगे तो M और H की डायरेक्शन सेम होगी या ऑपोजिट होगी? ऑपोजिट। अगर M और H की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो काई पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव नंबर होना चाहिए? नेगेटिव।
अगर ये नेगेटिव नंबर है डायमैग्नेटिक के लिए तो म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? Less than one. लेस देन 1. मैग्नेटिक फील्ड विद मीडियम इज म्यू आर टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इन एयर. इसका मतलब यही हुआ ना, म्यू आर टाइम्स द फील्ड ड्यू टू वैक्यूम. अगर ये लेस देन 1 है मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इंसर्ट करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है. कम हो जाता है. नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा. वो यहां से भी आप बता सकते हो, बिकॉज यू से सब्सटेंस गेट्स अलाइंड ऑपोजिट टू द फील्ड. एम की डायरेक्शन एच के ऑपोजिट है, एम की डायरेक्शन एच के ऑपोजिट है तो बी कम हो जाएगा. एयर में अगर था म्यू नॉट एच, वैक्यूम में म्यू नॉट एच माइनस म्यू नॉट एम. अगर हम स्केलर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे ही लिखेंगे प्लस के साइन के साथ. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है अलाइनमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. डाइपोल्स अलाइन इन द सेम डायरेक्शन. सो काई इज पॉजिटिव, काई पॉजिटिव तो म्यू आर ग्रेटर देन 1. म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा तो अलाइनमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेट फील्ड बढ़ जाएगा. फेरोमैग्नेटिक होगा तो पैरा और फेरो में सिर्फ एक फर्क होता है. पैरा में देयर इज अ वीक अलाइनमेंट, फेरो में देयर इज वेरी स्ट्रांग अलाइनमेंट. पैरामैग्नेटिक में जो काई की वैल्यू होती है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1. तो फेरोमैग्नेटिक में दिस वैल्यू इज इन थाउजेंड्स, काई की वैल्यू. तो फेरो और पैरो में सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस होता है. पैरा में भी अलाइनमेंट होती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, पैरा में भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, बट फेरो में बिकॉज काई की वैल्यू इट्स वेरी लार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. मतलब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स. तो वो सब हम काई से एक्सप्लेन करते हैं कि डायमैग्नेटिक के लिए काई हैज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, पैरामैग्नेटिक के लिए काई हैज अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू एंड फेरोमैग्नेटिक के लिए द वैल्यू ऑफ काई इज इन थाउजेंड. सो म्यू आर इज वेरी लार्ज. इतना समझ में आया पहले? सर जैसे इसमें काई काई की वैल्यू बढ़ जाती है तो सर इसको हम यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने में, मतलब सोलेनॉइड. हाँ तो करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए. आप आयरन कोर इसीलिए लगाते हो बिकॉज आयरन कोर इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड. बिकॉज फेरोमैग्नेट जब हमने सोलेनॉइड के अंदर आयरन कोर इंसर्ट कर दिया तो इट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर दैट पर्पस. क्या फेरो rather than वैक्यूम कोर आप आयरन कोर, निकल कोर, कोबाल्ट मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज करते हो सो दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज. बहुत मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो हम यूज करते हैं उसका ऑर्डर मतलब कोई एप्लीकेशन ले लो जैसे ऐसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई. एमआरआई में कितना मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है? एमआरआई में मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फिजिक्स की बुक की जगह सड़क पे जाते दिख जाएगा. अगर किसी हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन लगी है तो बाद में मेंशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी. जैसे मिशन हॉस्पिटल में जाओ तो गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल ने बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है कितने टेस्ला की एमआरआई मशीन लगी है. एस्फेराइज जहां तक मेरे को पता है जलंधर में 1.5 टेस्ला की मशीन ही है. 1.5 टेस्ला से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. 1.5 टेस्ला इज लार्ज मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ? Large. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर क्या होता है? 10 to the power -4 टेस्ला. सो 1.5 टेस्ला की मशीन लगी है. मतलब अब बड़े सेटअप्स में चले जाओगे जहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो पीजीआई आई थिंक हैज अ 7 टेस्ला मशीन. चंडीगढ़ में भी प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 3 टेस्ला मशीन ही है. तो पीजीआई के पास है 7 टेस्ला मशीन एंड आई थिंक एम्स हैज उससे भी थोड़ी सी बड़ी. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के इमेज उतनी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, बट बिकॉज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मशीनरी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाने की बिजनेस सेंस नहीं होती कि इतनी महंगी मशीन. पीजीआई बीइंग अ गवर्नमेंट सेटअप रिसर्च इंस्टीट्यूट तो पीजीआई में 7 टेस्ला मशीन है. अब ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो इससे पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड से जब उसकी एमआरआई करते हैं हम?
बिकॉज आप में से हो सकता है कुछ डॉक्टर भी बने, सर उसको मतलब प्रोटेक्ट करते होंगे, मतलब सर किसी चीज से उसको सर प्रोटेक्ट करते होंगे, मतलब मैग्नेटिक। प्रोटेक्ट कर दें कैसे? वो तो मशीन में जाएगा ही, उसमें से तो मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे तभी तो इमेज बनेगी। जो शील्ड्स पहनी होती हैं वो तो जो टेक्नीशियन होता है उसने पहनी होती हैं। मतलब आप एक्सरे भी करो, आपको थोड़ी शील्ड बनाते हैं, बिकॉज आप में से तो एक्सरे पास करनी है। वो जो टेक्नीशियन होते हैं, एमआरआई मशीन का टेक्नीशियन है, वो अपने आप को कवर कर लेगा शील्ड डाल के कि उसको पास ना करे मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली इट्स नॉट हार्मफुल, नॉर्मली, बट डॉक्टर्स हैव टू टेक इनटू अकाउंट फ्यू थिंग्स। इम्प्लांट्स नहीं होने चाहिए। मतलब if you have a metallic implant in a body, it can be affected by a magnetic field. Implants मतलब पेसमेकर टाइप अगर कुछ लगे हुए हैं तो they can be affected। अगर से कार्डियक सर्जन है तो he has to take care, मतलब कि पेसमेकर लगाए कि नहीं, तो वो डॉक्टर्स पहले सारा पूछते हैं एमआरआई रिकमेंड करने से पहले, बिकॉज इट कैन अफेक्ट दैट, इट कैन डिस्प्लेस द पोजीशन, बिकॉज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो व्हेन इट एक्सर्ट अ फोर्स इट कैन displace the implants inside the body because of the strong field, खास करके अगर 7 टेस्ला मशीन में आप करने जा रहे हो तो। अदरवाइज इट्स नॉट हार्मफुल, कि मैग्नेटिक फील्ड हार्मफुल नहीं होता, बिकॉज मैंने कल बताया था जैसे कि इट्स नॉट द ब्लड आयरन इज नॉट अफेक्टेड बाय दीज फील्ड्स। सेकेंडली एक चीज को और जो ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। नॉर्मली हम लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट स्टेडी फील्ड नहीं होता, इट्स अ वेरिएबल फील्ड व्हिच इज जनरेटेड। तो बेसिकली अगर से पेशेंट है और आप उसकी एमआरआई करने लगे हो, यू हैव टू टेक फ्यू प्रिकॉशंस। मतलब मान लो अगर पेशेंट है और उसकी से ऐसे बाजू है, उसको ऐसे दूर रखना होता है बॉडी से। अगर पेशेंट ने बॉडी के साथ टच कर दी, दिस फॉर्म्स अ क्लोज लूप। अगर उसने अपनी बाजू मतलब ऐसे साइड पे रख ली और उसकी बॉडी को टच कर दिया है तो एक क्लोज लूप बन जाएगा। क्लोज लूप बन जाएगा तो जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स चेंज करेगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग जाएंगी। एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इंड्यूस्ड करंट कैन बी लार्ज इनफ टू बर्न द स्किन। तो वो टेक्नीशियंस को ये बेसिकली सारी बातें सिखाई जाती हैं। मतलब दे मे नॉट नो द लॉ कि किसने साइंटिस्ट ने लॉ दिया, क्या फॉर्मूला था, बट दीज आर द थिंग्स व्हिच शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो मैग्नेटिक इसके सबसे बड़ी एप्लीकेशन आजकल एमआरआई मशीन्स ही हैं, कि एमआरआई मशीन्स आर बेस्ड ऑन ऑल दीज मैग्नेटिक फील्ड कंसेप्ट्स, कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इमेज बना सकते हैं। इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो अदरवाइज पहले ये लिखते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है and it's placed inside some current carrying coil, solenoidal coil, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अगर करंट फ्लो नहीं कर रही, सब्सटेंस पे मैग्नेटाइज नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। करंट फ्लो कर रही है, सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज नहीं हुआ, रैंडम ओरिएंटेशन है उसके अंदर डाइपोल्स की। डाइपोल्स हम किसको बोल रहे हैं? सब्सटेंस के अंदर जो मैं कह रहा हूँ डाइपोल्स की रैंडम ओरिएंटेशन है। सर जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट लूप्स बन रहे हैं तो उनको एटम एक्ट्स एज अ डाइपोल, बिकॉज हमने एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली थी ना, इलेक्ट्रॉन की एक। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ जाती है। बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो यू विल हैव सम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब पैरा और फेरो में यही प्रॉपर्टी यूज होती है, बिकॉज उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डाया में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट आती है। सो हम ले रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है जिसमें एटम इज एक्टिंग एज अ डाइपोल, पर जब तक मैंने उसको सब्सटेंस को मैग्नेटाइज नहीं किया, तो जो एटम्स हैं उनके प्लेन्स इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, तो कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है। हम डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट अगर वो तो जितना बड़ा सब्सटेंस लोगे, डाइपोल मूवमेंट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अलाइनमेंट जब आपने करनी शुरू की तो ज्यादा डाइपोल मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज है। ज्यादा मैग्नेटाइज का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम उसकी अलाइनमेंट ज्यादा है।
मतलब हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमें सेम वॉल्यूम को कंपेयर करके देखना पड़ेगा। यू कांट से कि एक में अगर m की वैल्यू ज्यादा और दूसरे में m की वैल्यू कम है, डाइपोल मोमेंट की, स्मॉल m की, ये जो हमने टर्म लिखी थी कि एक के लिए अगर स्मॉल m की वैल्यू ज्यादा है, एक के लिए स्मॉल m की वैल्यू कम है, तो यू कांट से जिसके लिए वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा मैग्नेटाइज है। मतलब एक में हो सकता है 1000 डाइपोल्स अलाइन है, एक में 500 डाइपोल अलाइन है, तो 1000 वाले की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। बट कितने में से 1000 अलाइन थे, तो अगर उसमें है ही टोटल से मान लो 1 बिलियन और 1000 ही अलाइन हुए हैं, तो इट्स अ स्मॉल अलाइनमेंट। Whereas अगर किसी के पास 2000 डाइपोल्स और 500 अलाइन हो गए तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट डिपेंड्स अपॉन कि टोटल कितने हैं। तो दैट्स व्हाई रादर देन फाइंडिंग द डाइपोल मूवमेंट वी फाइंड द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। तो हमने कहा कि डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा अलाइन है। डाया में अलाइनमेंट ऑपोजिट टू द फील्ड है, तो m की डायरेक्शन h के ऑपोजिट होती है। h इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज इक्वल टू ni। h को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू करंट। कैपिटल M है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, h इज डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू द एक्सटर्नल करंट व्हिच इज फ्लोइंग। तो अगर दोनों के कारण, करंट के कारण और डाइपोल्स के अलाइनमेंट के कारण फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो बढ़ जाएगा। पैरा और फेरो में यही होता है, डाया में ऑपोजिट होता है तो वो कम हो जाएगा। उस सारे के लिए हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव कर लिया कि म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। तो डाया के लिए काई नेगेटिव है तो ये लेस देन 1 है, पैरा के लिए इट्स पॉजिटिव तो इट्स स्लाइटली ग्रेटर देन 1, फेरो के लिए इट्स इन थाउजेंड्स। क्लियर इतना सबको? यस। बिकॉज ये लंबी चौड़ी थ्योरी है और मैं आपको बता दूं आपको किसी बुक में ढंग से नहीं मिलनी, तो इसको एक ही बारी ढंग से लिख लो, मैं प्रिंटेड में भी दे दूंगा। आपको थोड़ा बहुत इसका क्लैरिटी रेसनिक पढ़ के आ सकती है, बाकी किसी फॉरेन ऑथर ने भी ढंग से नहीं दी हुई और किसी इंडियन ऑथर ने भी ढंग से नहीं दी है थ्योरी। वो टर्म्स को मतलब मैथमेटिकली तो डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे आप कोई भी इंडियन बुक देखोगे तो वो काई को डिफाइन कर देते हैं कि इट्स रेशियो ऑफ m बाई h। तो h को कहीं डिफाइन ही नहीं किया और मतलब ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, h होता क्या है, तो उस सब की ठीक से एक्सप्लेनेशन किसी बुक में नहीं मिलती। एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। तो जो नोट्स दूंगा ना उसको ध्यान से पढ़ना, आज सेंड कर दूंगा मैं आपको नोट्स। ये सारा प्लस फेरो का कॉज होगा, उसमें डाया और पैरा का भी कॉज नहीं होगा। उसको ध्यान से पढ़ के देखना, नहीं समझ आएगा तो कल मैं समझा दूंगा। बट दैट्स द बेस्ट वे इसको समझने के लिए इस टॉपिक को, और ये इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन राइट first you can put heading magnetization in substances. Magnetization in substances. So you can write the magnetic state of a substance is. Magnetic state of a substance is described by. Magnetic state of a substance is described by a quantity called. Is described by a quantity called magnetization vector m. M के ऊपर vector sign. Magnetization vector m. सर स्मॉल एम या कैपिटल Capital M. Capital M. Small m is dipole moment. So capital M और I लिख सकते हो, अगर कंफ्यूजन नहीं करनी तो I लिख लो। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैपिटल M और I. The magnitude of this vector is defined as. The magnitude of this vector is defined as magnetic dipole moment per unit volume. The magnitude of this vector is defined as magnetic dipole moment per unit volume of the substance. Thus, total magnetic field B at a point within a substance. Total magnetic field B at a point within the substance
is vector sum of magnetic field B naught produced by current carrying conductor. So vector sum of Magnetic field B naught produced by current carrying conductor and Bm, the field produced by magnetic substance, and Bm, the field produced by magnetic substance. That is B is equals to B naught plus Bm. That is B is equals to B naught plus Bm. To find the relation between Bm and M, imagine that Bm is created by solenoid. Imagine that Bm is created by solenoid rather than the magnetic material. Bm is created by solenoid rather than magnetic material. Then Bm is equals to here NIA is total magnetic moment of all the loops in length L and V represents the volume. And V represents the volume. So Bm is mu naught into M by V. This ratio M by V is defined as magnetization vector or intensity of magnetization. Magnetization vector or intensity of magnetization. Thus, B is equals to B naught plus mu naught M. B is equals to B naught plus mu naught M. Similarly, the magnetic dipole moment per unit volume
due to currents. Magnetic dipole moment per unit volume due to current in the coil. Is called magnetizing field intensity or magnetic field strength H. And can be similarly written as Sir, is called magnetizing field intensity or magnetic field strength. And can be written as mu naught H. B is equal to mu naught into H plus M. अगर मैं पूछूं H और M के यूनिट्स क्या होंगे? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पियर मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम इज मीटर क्यूब बिकॉज ये IA meter. वॉल्यूम. सो एम्पियर पर मीटर. H के और M के दोनों के यूनिट सेम ही होंगे एम्पियर पर मीटर. So you can write experimentally it was found that intensity of magnetization is directly proportional to magnetic field strength H. Intensity of magnetization is directly proportional to magnetic field strength H or M is equals to chi H. For diamagnetic substances, the dipoles align opposite to the direction of magnetic field strength generated by current. Therefore, magnetic susceptibility chi So they line opposite to magnetizing field strength. Therefore, magnetic susceptibility chi has a small negative value. Bracket में लिख लो. Chi is a constant of proportionality. And it is a measure of how susceptible a material is to being magnetized. Sir, how susceptible? How susceptible a material is to being magnetized. For paramagnetic substances, there is weak alignment. For paramagnetic substances, there is a weak alignment. In the direction of magnetizing field strength.
Therefore, chi has small positive value. Therefore, chi has small positive value. And for ferromagnetic substances, there is very strong alignment in the direction of external magnetic field. Therefore, the value of chi is in thousands and positive. Value of chi is in thousands and positive. So ferromagnetic substances. Value of chi is in thousands and positive. सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के आगे क्या बोला था? For ferromagnetic substances, there is strong alignment in the direction of magnetizing field. Therefore, the value of chi is in thousands and positive. Mathematically, अब हम इसमें बढ़ते हैं कि कॉज कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा मैग्नेटिज्म शो करेगा. अगर हम फेरोमैग्नेट से शुरू करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें दो आर्टिकल हैं, कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, और फिर उसके बाद एक कर्व हम लेते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व. फेरोमैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. एक तो इसमें अलाइनमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और दूसरी प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेट की कौन सी इंपॉर्टेंट है? Once magnetized, it has the ability to retain its magnetic field. मतलब बार मैग्नेट जैसे ऐसे एल्निको स्टील की बनी, आपने एक बार उसको जब इनिशियली बनाने से पहले एल्निको स्टील का वो नॉर्मल पीस था, उसमें रैंडम अलाइनमेंट थी, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट 0 थी. आपने जब बार मैग्नेट बनाई, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसमें डाइपोल्स अलाइन हो गए. बट इट हैज अ प्रॉपर्टी कि एक बार ये डाइपोल्स अलाइन हो गए, उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लोगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करता है. तो फेरोमैग्नेट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दो तरह के फेरोमैग्नेट्स होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स एंड हार्ड फेरोमैग्नेट्स. हार्ड फेरोमैग्नेट्स हैव एबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू मच मोर एक्सटेंट,
और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो सकते हैं, कि अलाइनमेंट ब्रेक करनी आसान होती है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स में। तो फेरोमैग्नेट्स की प्रॉपर्टी है कि इनमें अलाइनमेंट एक बार ही हो गई तो वो रिटेन कर लेते हैं अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। एक्सप्लेन करने के लिए फेरोमैग्नेटिज्म को हम एक थ्योरी लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म सेज कि अगर हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक सैंपल है, फेरोमैग्नेटिक सैंपल मतलब कोई भी सब्सटेंस, आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो इट वाज फाउंड कि उसके अंदर जो टोटल सब्सटेंस है इट्स डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम्स, और उससे एक स्मॉल वॉल्यूम को हम कह देते हैं डोमेन। और जो डोमेन का साइज होता है वो वेरिएबल होता है फ्रॉम, मतलब इट कैन बी 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे रीजन्स होंगे जिनको हम डोमेन बोलेंगे, और उस डोमेन का जो साइज होगा that is of the order of 10⁻⁻12 meter cube to 10⁻⁻8 meter cube. तो it's a very small volume. और इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? केमिस्ट्री पढ़ते हो, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे अगर वॉल्यूम पता है तो? सॉलिड्स So a single domain contains 10⁻17, मतलब अगर ये वॉल्यूम है तो ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये वॉल्यूम है तो ये नंबर ऑफ एटम्स है। So it contains, a single domain contains 10⁻17 to 10⁻21 atoms. अब इसमें एक प्रॉपर्टी है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकती, मतलब जो हमने अभी तक फिजिक्स पढ़ी है उससे एक्सप्लेन नहीं हो सकती, तो आपको एज सच याद रखनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी। It was found that due to angular momentum or spin interaction of neighboring atoms in single domain, all the dipoles are aligned in the same direction. मतलब neighboring atoms के बीच में आपस में interaction होगी, spin spin interaction बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है, इट्स नॉट फिजिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में कहीं नहीं आता स्पिन स्पिन इंटरैक्शंस, तो आपको बढ़िया वर्ड याद रखना पड़ेगा। He said due to spin-spin interaction in a given domain, all the dipoles are aligned in the same direction, but in the absence of external magnetic field, dipole moment of different domains are in different directions, randomly oriented. मतलब मेरे पास अगर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मान लो मैंने एक फेरोमैग्नेटिक सैंपल लिया, it's divided into large number of domains. ऐसे रैंडमली डोमेन्स हैं इसके अंदर बहुत सारी। इट वाज फाउंड कि एक डोमेन के अंदर जो डाइपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। मतलब अगर इसमें डाइपोल्स की ये डायरेक्शन है तो सारे डाइपोल्स इसी डायरेक्शन में, इसमें अगर ये डायरेक्शन है तो सारे इसी डायरेक्शन में है। डिफरेंट डोमेन्स में डायरेक्शन डिफरेंट है और रैंडमली ओरिएंटेड है। हम लिख देते हैं रैंडमली ओरिएंटेड, बट एक्चुअल में इसमें टोटल रैंडम ओरिएंटेशन नहीं होती है। देयर आर डायरेक्शंस ऑफ इजी मैग्नेटाइजेशन, तो जनरली म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती हैं डोमेन्स। बट 12th क्लास के एक्सप्लेनेशन में लेते हैं कि डिफरेंट डोमेन्स में डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाइंड है, तो जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इसमें डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम 0 ही रहती है। इंडिविजुअल डोमेन्स की डाइपोल मूवमेंट है पर सिस्टम की नहीं है। जो मैंने पूरा कॉम्बिनेशन ले लिया उसकी डाइपोल मूवमेंट नहीं है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो टॉर्क एक्ट करेगी डाइपोल्स पे, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वेयर दे ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो इस डायरेक्शन में, तो जिस डोमेन में डाइपोल मूवमेंट एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है, हम इसको लिखते हैं कि उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा एट द एक्सपेंस ऑफ अदर डोमेन्स।
जैसे इसमें देखें तो से जैसे ये डोमेन है, इसकी और बी नॉट की डायरेक्शन सेम है। एक डोमेन कोई और ले लो जिसमें डायरेक्शन हम सेम मार्क कर देते हैं। से मान लो मैंने दो डोमेन्स ली जिसमें डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में थी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की है, तो हम कहते हैं इन दोनों डोमेन्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा और बाकी श्रिंक होनी शुरू हो जाएंगी। बेसिकली डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं, डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं, सारे अल्टीमेटली एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। एनसीईआरटी में लिखा है सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। 100% अलाइनमेंट जनरली नहीं होती कभी भी, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी कंसेप्ट, बिकॉज एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना, तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द अनसर्टेनिटी कंसेप्ट्स आल्सो। अब सर्टेनली कुछ नहीं कह सकते, बट अभी हम 12th के लेवल में कहते हैं कि जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइपोल्स अलाइन होने शुरू हो गए, अल्टीमेटली सारे डाइपोल्स उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड था। मैं अगर ग्राफ बनाऊं, से मान लो मैंने इस एक्सिस पे प्लॉट किया H। इनिशियली जब कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं था तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या थी? 0. 0। जैसे जैसे मैं H को बढ़ाना शुरू करूंगा ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होने शुरू होंगे तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो ये ग्राफ O से A तक गया। A को हम कहते हैं दिस इज अ पोजीशन ऑफ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मतलब A तक आते आते जब हमने इसे H की एक पर्टिकुलर वैल्यू लगा दी, सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए, सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए। इसके बाद अगर मैं H को बढ़ाऊंगा भी तो M बढ़ेगा, No, sir. बिकॉज ऑलरेडी सारे डाइपोल्स अलाइन हो चुके हैं, तो ये ग्राफ ऐसे ही जाता रहेगा आगे। तो जब एक बार सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए, एक बार सारे डाइपोल्स अलाइन होने शुरू हो गए, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे रिमूव कर दिया। जो मैंने H अप्लाई किया था वो धीरे धीरे रिमूव कर दिया। इट वाज फाउंड कि जब हमने फील्ड रिमूव भी कर दिया तो M 0 नहीं होता। मतलब एक बार डाइपोल्स जब अलाइन हो जाते हैं तो उनकी अलाइनमेंट अपने आप से ब्रेक नहीं करती, आपने धीरे धीरे H को कम करके 0 कर दिया, पर जो M था वो 0 नहीं हुआ। तो ये जो वैल्यू है OA, सॉरी OB, इसको हम कह देते हैं रिटेंटिविटी या समटाइम्स रेमिनिसेंस आल्सो। रिटेंटिविटी मतलब दिस इज एबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? OB इज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी M की वैल्यू है या H की वैल्यू है? OB M. M की वैल्यू जब क्या 0 है? H 0 है। So we say retentivity is magnetic dipole moment per unit volume which is left when external field has been removed, या when magnetizing field strength is 0। तो आपने देखा कि अलाइनमेंट मतलब थोड़ी सी कम तो हुई, कुछ डाइपोल्स ने अलाइनमेंट ब्रेक की, बट वो 0 नहीं हुई। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले एक डायरेक्शन में लगाया था, फिर ऑपोजिट में। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाया, जैसे पहले इधर लगाया फिर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो अब क्या होगा? Opposite direction में line डाइपोल्स न्यू डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो जब आपने H को नेगेटिव कर दिया, धीरे धीरे M भी नेगेटिव हो गया। और ये पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? Saturation point. सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इन द न्यू डायरेक्शन। जो अब नई डायरेक्शन में सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है वो हो जाएगी। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? C। यहाँ पे क्या 0 है? H 0 है या M 0 है? M 0 है। मतलब भाई इनिशियली मतलब आपने डाइपोल्स को एक बार ये अलाइन किया, तो जब आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ की वो वैल्यू जहां पे डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम 0 हो गई। बिकॉज ये वही पॉइंट है ना
H की वैल्यू जहां पे m 0 हो गया, इसको हम बोलते हैं कोअल्सिविटी। The value of H for which m reduces to 0, और ये saturation मैग्नेटाइजेशन न्यू रीजन में। अब अगर मैं दोबारा से पहले वाली डायरेक्शन में फील्ड लगाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसको कह देते हैं हम हिस्टेरेसिस लूप। अब अगर मेरे को परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए या कम? ज़्यादा। बिकॉज इट्स एबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड, तो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी है। तो आप इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से फिर कौन सी एप्लीकेशन है आपकी, वो हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं कि रिटेंटिविटी ज्यादा चाहिए, कोअल्सिविटी ज्यादा चाहिए, इसका जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं दिस इज द मेजर ऑफ एनर्जी लॉस पर साइकिल। कि आपने एक बार मैग्नेटाइज किया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, फिर पहले वाले डायरेक्शन में कर दिया, तो जो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप होता है दिस इज द मेजर ऑफ एनर्जी लॉस पर साइकिल। अब मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी लॉस हुआ क्यों? मान लो आप से क्लासिकल केस लें, ग्राउंड में बहुत सारे लोग खड़े थे, से पहले सबको एक ही डायरेक्शन में खड़ा कर दिया है, सारे एक ही डायरेक्शन में आप एज्यूम करो कि दौड़ रहे थे। अगर मैंने कहा कि अपनी डायरेक्शन पलटो, ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ो, तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर। कि आधे एक डायरेक्शन में थे, आधे नई डायरेक्शन में आ गए, तो कोलिजन्स। तो इसमें भी यही होता है, पहले डाइपोल्स एक डायरेक्शन में लाइन के, फिर जब वो टर्न करके न्यू डायरेक्शन में आने लगते हैं तो दे कोलाइड एंड दैट रिजल्ट्स इन एनर्जी लॉसेस। अब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जहां पे डाइपोल्स पहले एक डायरेक्शन में अलाइन हुए फिर ऑपोजिट में अलाइन हुए? जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? लगा देखा होगा ना गली में ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस फॉर वोल्टेज बढ़ानी है कम करनी। वोल्टेज बढ़ानी हो या कम करनी हो। मतलब दो तरह के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। वोल्टेज बढ़ानी है तो स्टेप अप, कम करनी है तो स्टेप डाउन। गली में कौन सा लगा है, स्टेप अप स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। स्टेप अप लगता है जहां पे डैम है, बिकॉज पावर जनरेट होती है, फिर उसको वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज बढ़ा देते हैं मतलब जो पावर लाइन होती है उसमें नॉर्मली जो वोल्टेज होती है इंडिया में दैट इज 1,32,000 वोल्ट। फिर वो डैम से सिटी तक आती है, सिटी में सब स्टेशन होता है, एक सब स्टेशन में उसको 1,32,000 वोल्ट से 2,200 वोल्ट कर लेते हैं। फिर 2,200 वोल्ट से आपकी गली तक सप्लाई होती है। गली का जो है वो दैट्स अनदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो 2,200 को 220 में चेंज करता है। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है डीसी पे? सर एसी पे। एसी ट्रांसफार्मर है ना, घर में एसी आ रही है आपके, एसी ट्रांसफार्मर होते हैं। अब एसी है तो करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद बदल जाएगी। करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगा। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो हमेशा इस मटेरियल का बनना चाहिए जिसका हिस्टेरेसिस लूप एरिया स्मॉल हो। बिकॉज हिस्टेरेसिस लूप एरिया स्मॉल होगा तो हीट कम जनरेट होगी, एनर्जी लॉसेस कम होंगे। बिकॉज उसके आसपास जो कॉइल है उसमें करंट कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन बदलती जा रही है। तो पहले डाइपोल्स एक डायरेक्शन में लाइन हुए, फिर न्यू में, फिर पहले वाली में। तो एनर्जी लॉस पर साइकिल अगर कम रखना है तो उसको हमेशा ऐसे मटेरियल का बनाना चाहिए जिसमें एनर्जी लॉस ना हो ज्यादा, तो हिस्टेरेसिस लूप एरिया स्मॉल। तो कौन से मटेरियल के लिए कौन सा किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, ये हम फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज से डिटरमिन करते हैं। जनरली हिस्टेरेसिस लूप हमारे काम आ जाता है कि हमें रिटेंटिविटी कब ज्यादा चाहिए। इफ यू वांट कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज ना हो तो हम कोएक्सिविटी ज्यादा रखेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तभी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करेगा। तो वो एप्लीकेशंस में आ जाएगा इसकी कि फेरोमैग्नेट की एप्लीकेशन क्या है। जितना बताया उतना देखो समझ में आया। सर एक बार ना आप शुरुआत का एक बार बीएम बता दो, आपने मतलब कैसे किया था, बीएम कैसे ड्राइव हुआ था? क्या बता दूं दोबारा? सर जो आपने मतलब बीएम
mu naught analysis. क्या मैंने कहा था, इट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसके अंदर जो करंट लूप्स हैं वो अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, तो उनके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जनरेट होगी, दैट इज m. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर धीरे धीरे आपने क्यों कहा था कि h को कम करना है? बिकॉज कभी भी फिजिक्स में ऐसे वैल्यूज इमीडिएटली चेंज नहीं करते, बिकॉज आगे जाके जब हम इंडक्शन पढ़ेंगे दैट रिजल्ट्स इन लार्ज इंड्यूस्ड करंट्स इन द सर्किट्स, बिकॉज इंड्यूस्ड करंट्स हमेशा इस पे डिपेंड करती हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है। ओके आपने सर। जैसे घर में भी देखा होगा, अब तो एलईडी ज्यादा लगे, बट टंगस्टन फिलामेंट बल्ब आपने देखे हैं सबने। टंगस्टन फिलामेंट बल्ब क्या होता है? टंगस्टन फिलामेंट बल्ब क्या होता है? सबके घर में एलईडी लगी है, कभी टंगस्टन फिलामेंट बल्ब देखा ही नहीं? नॉर्मल बल्ब देखा है जो एलईडी नहीं होता? सर वो येलो वाला बल्ब होता है। Yes, येलो sir. वाला बल्ब है ना। नॉर्मल बल्ब जो होता है, एक एलईडी होता है, एक नॉर्मल बल्ब होता है। नॉर्मल बल्ब कभी फ्यूज हुआ आपके हिसाब से? यस सर। कब होता है फ्यूज वो? सर जब उसकी ग्लास ब्रेक कर दो। ग्लास ब्रेक करती है? ऐसे ग्लास कैसे टूट जाएगी, छत के पास लगा है तो? कॉयल ब्रेक करती है, ग्लास थोड़ी ब्रेक कर जाता है, उसके अंदर कॉयल होती है, वो ब्रेक करती है। बट आपने प्रैक्टिकली कभी भी देखना, नहीं देखा तो अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब हमेशा फ्यूज तब होता है जब उसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर रहे हो। ऐसे चलते चलते फ्यूज नहीं होता कभी, कि मान लो आपके वॉशरूम में लगा, आपने उसको स्विच ऑन किया तो वो फ्यूज हो गया, या कई बार बंद करने लगे तो वो फ्यूज हो गया। बिकॉज स्विचिंग ऑन या स्विचिंग ऑफ के टाइम पे ऐसा क्या हो रहा है, देयर इज लार्ज चेंज इन करंट इन अ स्मॉल टाइम, and that results in large induced current, और लार्ज इंड्यूस्ड करंट से कई बार उसकी कॉइल मेल्ट हो जाती है, बिकॉज एक कांस्टेंट मतलब एसी फ्लो कर रही है, उससे उसको कुछ नहीं होगा। फर्क तभी पड़ेगा जब एकदम से उसमें करंट बढ़ी या एकदम से करंट कम हो गई। सो इसलिए वो फ्यूज तभी होते थे जब आप स्विच ऑन करने लगो या स्विच ऑफ करने लगो, ऐसे नहीं फ्यूज होते थे कभी भी। या आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स को भी देख लो, स्पार्किंग कब होती है? जब आप कनेक्शन बनाने लगते हो या बना हुआ कनेक्शन ऐसे चलते चलते स्पार्क मारने लग जाता है? बनाना। बनाने लगता है। तो मेक और ब्रेक द सर्किट मतलब उस टाइम पे, क्योंकि करंट चेंज करेगी। इंडक्शन इज अ फिनोमेना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो हमने बेस बनाया है, बिकॉज एक्चुअल में जो इंजीनियर्स यूज करने वाले दैट इज इंडक्टिव फिनोमेनास। इंडक्टिव फिनोमेनास का बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। इंडक्शन हीटिंग सिस्टम देखा है किसी के घर में? है इंडक्शन हीटर? इंडक्शन हीटर सर जिसमें खाना बनाते हैं वो प्लेट। खाना बनाते हैं, किचन की अप्लायंस यस। है ना। उसके ऊपर आपने कुछ रखा, वो खाना बन गया, उसके नीचे वाली प्लेट को कभी टच करके देखना, वो गर्म नहीं होती। मतलब उतनी गर्म होगी जैसे आपने उसके ऊपर कोई यूटेंसिल रखा, फ्लैट वाले यूटेंसिल रखते हैं, आपने उसके ऊपर कुछ यूटेंसिल रखा, यूटेंसिल तो बहुत ज्यादा गर्म है, यूटेंसिल के गर्म होने से वो प्लेट थोड़ी सी उसके कांटेक्ट में आने से गर्म होगी, इतनी हीटेड नहीं है कि उस पर खाना बन जाता। तो दैट्स एन इंडक्टिव फिनोमेना व्हिच इज टेकिंग प्लेस। उस प्लेट के नीचे एक कॉइल है, उस कॉइल में वेरिएबल करंट फ्लो कर रही है। वेरिएबल करंट फ्लो कर रही है तो उसके ऊपर जो हमने से कंटेनर रखा, उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो वेरी कर रही हैं, जिससे उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है, जैसे खाना बन रहा है। इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी तो हीट जनरेट होगी, और उस हीट से आप खाना बना रहे हो। चेंज इन फ्लक्स, और ये फिनोमेना आपने बहुत सारी जगह यूज किया है। एग्जांपल देना कोई जहां पे इंडक्टिव फिनोमेना यूज किया हो, बिना कांटेक्ट में आए किसी चीज में करंट फ्लो कराई हो। जनरेटर। जनरेटर तो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मतलब इंडक्टिव फिनोमेना है, आपने उसका यूज थोड़ी किया, वो तो अंदर चल रहा है जनरेटर के अंदर फिनोमेना, आपने यूज किया।
और सबको पता तो होगा, किसी ने यूज किया या नहीं किया, एवरीवन नोज कि ऐसा कुछ होता है। आजकल मॉडर्न कार्स में एक वो कार के अंदर वायरलेस चार्जिंग पैड लगाने लग गए हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, या नए फोन्स में वैसे भी वायरलेस चार्जिंग हो जाती है। मतलब आपने उसको कोई कनेक्शन तो नहीं किया। वायरलेस चार्जिंग का मतलब क्या है? जैसे आई वॉच है तो वायरलेस चार्जिंग हो रही है, आईफोन की वायरलेस चार्जिंग हो रही है, दूसरे एंड्रॉयड फोन्स में भी जो नए फोन है वायरलेस चार्जिंग वाले आने लग गए हैं। वायरलेस चार्जिंग का मतलब है जिस चीज के ऊपर आपने रखा उसके नीचे एक कॉइल है जिसमें वेरिएबल करंट फ्लो कर रही है, उस वेरिएबल करंट के कारण आपके फोन के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है, और इस इंड्यूस्ड करंट से आप उस चार्ज कर रहे हो। मतलब आपने डायरेक्ट वायर नहीं लगाई पर करंट तो फ्लो करेगी तभी बैटरी चार्ज होगी, बिना उसके बैटरी तो चार्ज हो नहीं सकती। तो उन्होंने इंडक्टिव फिनोमेना को यूज किया। जैसे साउथ में मंदिर में मैं किसी में गया था तो वहां पे उन्होंने, जैसे आपके घर में इंडक्शन हीटिंग सिस्टम है ना, वैसे उन्होंने बड़ा इंडक्शन हीटिंग सिस्टम लगाया हुआ था खाना बनाने के लिए। बहुत बड़ी प्लेट्स, हम जैसे 100 फीट लॉन्ग, जिसको आप तवा बोल सकते हो, लगाया हुआ। तो उसके नीचे कॉइल होगी, वेरिएबल करंट फ्लो कर रही होगी और खाना बनता था उसके ऊपर। बट अब देखना वहां जब गए तो लोगों को लगा कि ये शायद मंदिर में ऐसा कुछ खास है कि वो जो तवा है वो तो गर्म नहीं है पर उसके ऊपर खाना बन रहा है, तो लोग वहां पे पैसे चढ़ा रहे थे और वहां पे माथा सर टेक रहे थे। मणिकरण साहिब में भी जो मनाली में वो वहां दैट्स अ पे हॉट नेचुरल स्प्रिंग हॉट है सर, स्प्रिंग। वहां पे वो हाँ, वो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स है मणिकरण में। तो बेसिकली बट इंडिया में अब इतनी फिजिक्स तो किसी को नहीं आती कि मतलब वो उनको इंडक्शन सिस्टम समझ आ जाए कुछ। मंदिर में तो अपने तरफ से इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाया बिकॉज ज्यादा खाना बनना है, बट उनको लगता है शायद मंदिर में ही ऐसा कुछ खास है कि यहाँ पे तवा तो ठंडा है पर उसके ऊपर खाना बन जाता है। बट दैट्स ऑल फिजिक्स बिहाइंड इट। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। जैसे आजकल वायर्स है तो वायर्स में आपने देखा होगा एक पुराने लाइन टेस्टर आते थे। लाइन टेस्टर क्या होता था? लाइन टेस्टर इज, सर इलेक्ट्रीशियंस को देखे वो एक टेस्टर से लेके आते हैं देखने के लिए करंट फ्लो कर रही है या नहीं। उसको सॉकेट में डालते हैं, लाइट जले तो वो कह देते हैं कि करंट फ्लो तो है। देखे उनके हाथ में कभी? स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है ना। आजकल वो डिजिटल आ गए हैं। डिजिटल आ गए हैं बिकॉज कई बार ये होता है कि अब वो लाइन टेस्टर तभी काम करता है जब आप उसको किसी मेटालिक पार्ट से टच करो। पर आजकल इंडक्टिव इफेक्ट वाले आ गए हैं कि वायर के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर ही टच करके पता चल जाता है कि उसमें करंट है कि नहीं, बिकॉज दैट्स बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो उनको वो मेटल पार्ट भी नहीं ढूंढना पड़ता, वायर के ऊपर सिंपली टच करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। या कई बार ये होता है कि प्लास्टिक की वायर है वो बीच में से कहीं से टूट गई है पर आपको नहीं पता कहाँ से टूटी है, तो वो टेस्टर से पता चल जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से कि प्लास्टिक के ऊपर ही टच कर करके पता चल जाएगा कि वो वायर कहाँ से टूटी है। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी इसके आगे जाके। बट आज वाला मैं अभी नोट्स भेज दूंगा, तो पहले उसकी पीडीएफ फाइल पढ़ के देखना ध्यान से। किसी बुक से ना पढ़ना है ये टॉपिक, उसी से ही पढ़ना सिर्फ। वो पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी भी समझ आ जाएगी, बट बिना उसको पढ़े एनसीईआरटी मत पढ़ना। एंड देन वी विल डू, कल इसको लिख लेंगे सारे को, फेरोमैग्नेट्स के कॉजेस को समझ में आ जाएगा। अगर बोलोगे तो नहीं भी लिखेंगे बिकॉज प्रिंटेड में मैं दे रहा हूँ, बट लिखना होगा तो मैं लिखा भी दूंगा।